आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीजीके के 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन में। ये बेटा प्रैक्टिस सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेशन आपको लेना चाहिए। यहाँ पे रैपिड फायर सेशन के अंतर्गत 25 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है? सेंट्रल प्लेन जोन, बुंदेलखंड जोन, ईस्टर्न प्लेन जोन, वेस्टर्न प्लेन जोन या नन ऑफ दिस एबव। यहां बेटा 5 ऑप्शंस हैं, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में परिवर्तन सर्वाधिक होता है? तो बेटा ध्यान रखना, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु बेटा? अर्ध शुष्क जलवायु है। और अर्धशुष्क जलवायु होने के साथ साथ यहाँ पे पूरी की पूरी कृषि केवल और केवल वर्षा पे आधारित है। जल संकट बना ही रहता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जलवायु टुंडा है, एरिड डेजर्ट है, या टेम्परेचर कंटेनमेंट है, या ट्रॉपिकल मानसून है, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ बेटा सारे ऑप्शंस 5 ही होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कुछ कुछ जगह 5 ऑप्शंस दिए जाने लगे, नहीं तो 4 में से तो आप ऑप्शन सही लगा ही लेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल मानसूनी टाइप की है, अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों से बेटा जो जो कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स लगातार पढ़ रहा हूँ। सेशन आपको ये रिकॉर्डेड मिल रहा होगा, जिस वजह से मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं सभी के कमेंट्स देखता ही हूँ। स्थित है बुंदेलखंड वेस्टर्न प्लेन्स में स्थित है, गैंगटिक प्लेन में स्थित है, तराई प्लेन में स्थित है, या साउथर्न प्लेटू में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा याद रखना, जब हम लोग उत्तर प्रदेश का मैप पढ़े थे तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था बुंदेलखंड के क्षेत्रफल। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं इनका निचला भाग है, या मध्य प्रदेश से दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों जो उत्तरी भाग है वह बुंदेलखंड क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के पहाड़ियों का उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश के पठारों का दक्षिणी पठार, अर्थात ये क्षेत्र क्या हुआ? साउथर्न प्लेटू में स्थित है, अर्थात तीसरे का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राकर मृदा के बारे में क्या सत्य है? इट इज आल्सो नोन एज रावड़ा मृदा, इसको रावड़ा साउल के नाम से जानते हैं, या इसमें एल्यूमिनियम 30% पाई जाती है, या इसमें सीमस और ग्राम्स चना और तिल की खेती अच्छी होती है, या इसमें 60% सिलिका पाई जाती है? तो बेटा याद रखना, जो राकर मृदा है इसमें मुख्य तौर पे तिल, चना, ज्वार, बाजरा इस तरह की फसल ज्यादा अच्छे से होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अपर गैंगेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन। ऊपरी गंगा कृषि क्षेत्र को समझते हुए इन कथनों को पढ़िए। इट कवर सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरिया, ये सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया को कवर करता है। फिर पूछ रहा है, इट इरिगेशन इनिशिएटिव 130% एंड क्रॉपिंग इनिशिएटिव 140%। दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी आर सत्य। ये सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी को भी कवर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो फसल चक्र है वो 140% तक है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा। अच्छा ई नंबर नहीं लिखा? ई नंबर चलो बेटा लिख लो। इनमें से कोई नहीं। क्या बेटा ई नंबर है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु? उष्णकटिबंधीय है, या उष्णकटिबंधीय, शुष्क है, समशीतोष्ण है, या इनमें से कोई? ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, अर्थात छठे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, अर्थात मुख्यतः तौर पे भी जलोढ़ मृदा ही लिखेंगे। ऑप्शन है बेटा जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा, लाल व पीली मिश्रित, और इनमें से कोई नहीं, अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है,
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अत्यधिक तापमान व कम वर्षा के कारण वहां की मिट्टी पाई जाती है। अब बेटा ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक तापमान है और कम वर्षा होती है, जिस वजह से वहां की मिट्टी कैसी हो गई है? क्या दोमट मृदा है, लाल मृदा है, सेल्ट युक्त मृदा है, काली मृदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो, ऐसी सिचुएशन के कारण वहां की जो मृदा है वह लाल मृदा हो गई है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 8th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या उत्तर प्रदेश में एलिवेयर मिट्टी पाई जाती है, यहाँ की मिट्टियों के 11 प्रकार हैं, या उपजाऊ मिट्टी कई फसलों के उत्पादन में सक्षम होती है? तो बेटा तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे एलिवेयर टाइप की मृदा भी है, 11 प्रकार की मिट्टियों के टाइप्स भी हैं, और कई जो उपजाऊ मृदा होती है उसमें कई तरह की उपज हो सकती है, अर्थात 1 2 3 तीनों सही हो गए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए बी सी डी में ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, अर्थात 9th का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न मिट्टी में से किस एक का बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक है? बुंदेलखंड क्षेत्र जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? काली कपाशी मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, चुन्नित मृदा, या इनमें से कोई नहीं? अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा है, परंतु केवल बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में काली कपाशी मृदा ज्यादा पाई जाती है, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब देखो बेटा, अभी आपको पता हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी? बुंदेलखंड क्षेत्र में काली कपासी मृदा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में क्या है? जलोढ़ मृदा। भावर क्षेत्र की चर्चा करें तो भावर क्षेत्र में बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है, अर्थात 11वें का ऑप्शन क्या है? ए में महीन मृदा, बी में दलदली, सी में लिखा है कंकरीली व पथरीली मृदा। ठीक, तीनों मृदाओं के बेटा तीनों मृदा कहाँ पाई जाती है ये भी पॉइंट्स याद रखना। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा मुख्यतः पाई जाती है। लाल मृदा का क्षेत्र कहां से कहां तक है? सीतापुर से बाराबंकी, बांदा से मिर्जापुर, मिर्जापुर से झांसी, उन्नाव से मेरठ, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखो, जो लाल मृदा का उपज है यह मुख्य तौर से मिर्जापुर से झांसी की बेल्ट में पाया जाता है, अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, लवण प्रभावित मृदा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती है? लवण प्रभावित मृदा उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती है? आगरा मंडल में, मेरठ मंडल में, गोरखपुर मंडल में, विंध्याचल मंडल में, या कहां पाई जाती है? बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ कि लाल मृदा कहां पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका, बिल्कुल सही जवाब आया कि लाल मृदा मुख्य तौर पे आगरा मंडल में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से किस एक मृदा के क्षेत्र में, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृदा का क्षेत्र विस्तृत तौर पे है? विस्तृत तौर पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा का क्षेत्र है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ। तराई मृदा, ये बेटा ये उर्वरक मृदा होना चाहिए, ठीक है। गोरखपुर मृदा हो गया, या जलोढ़ क्षेत्र। क्या मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक? देखो बेटा इसके एक तो ऑप्शंस में दिक्कत है, ठीक है, इसके एक तो ऑप्शंस में प्रॉब्लम चली रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस एक मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वो जलोढ़ मृदा है। अब तो ये तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो गया, 14वें का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान से देखो। अगले प्रश्न थोड़ी सी बाद में, एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो बेटा पीडीएफ के लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज को फॉलो अप कर लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ बैचेस हैं और मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें 50,000 एमसीक्यूज की चर्चा होगी, जो फोर्स नहीं 5 ऑप्शंस पे आधारित रहेंगे। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये स्टार्ट तो 20 तारीख से होगी, लेकिन अभी केवल और केवल अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप 49 रुपीज़ पे कर दीजिएगा। कैसे करना है? आप एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9889057003, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कृषि जलवायु क्षेत्रों की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? पोटास की कमी पाई जाती है तो वह मृदा कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर में, बरेली में, जौनपुर में, गोंडा में, या इनमें से कहीं नहीं? तो ध्यान रखना बेटा, इस तरह की मृदा जौनपुर में पाई जाती है, अर्थात 16वें का ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कछुआ अभ्यारण्य कहाँ से है? वाराणसी में, हरदोई में, मैनपुरी में, एटा में या इनमें से कहीं नहीं। तो ध्यान रखना जो कछुआ अभ्यारण्य है वो वाराणसी में स्थित है, अर्थात 17 का ऑप्शन कह रहा है, 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कच्छप वन्यजीव अभ्यारण्य को समझते हुए, कंसीडर करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, बिल्कुल सही। इट वॉज द फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, ये भी ऑप्शन सही है। ये स्वच्छ जल वाला पहला कछुआ अभ्यारण्य क्षेत्र, ये भी सही है। द टर्टल वर रिलीज टू प्रमोट ऑर्गेनिक रिमूवल ऑफ हाफ बर्न्ड ह्यूमन कॉर्प्स, ये भी ऑप्शन सही है। अर्थात ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ का डी सही हो गया। 18 का ऑप्शन नंबर डी पे हमने टिक लगाया। नेक्स्ट के बाद रे में क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंद्रप्रभा। सबसे पहले तो घड़ियालों के संरक्षण कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे घड़ियाल पाए जाएंगे वो कहाँ पे? राष्ट्रीय चंबल क्षेत्रों में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? चंबल सेंचुरी। 19 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है गोंडा में वन विभाग किस नदी में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित कर रहा है? कछुआ संरक्षण गोंडा में स्थापित हो रहा है। गोंडा में नदियां कौन सी बहती है? मुख्य नदी गोंडा की कौन सी, ये अगर आपको पता चल जाए तो आप सही ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे। तो ध्यान रखना गोंडा में मुख्य तौर पर सरयू नदी का प्रवाह होता है, अर्थात 20वें का ऑप्शन क्या रहा? 20वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में चंद्रमा की चमक नामक नदी पर आधारित अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रमा की चमक, चंद्र प्रभा याद आया कुछ? ऑप्शंस में लिखा है क्या? नवाबगंज, दुधवा, टर्टल, नन ऑफ दिस अबव, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अर्थात 21वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को 1991 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, 1985 में, 1956 में या 1972 में। तो ध्यान रखना 1972 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा मिली, अर्थात 22वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा, भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपको पता ही होगा कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित, अर्थात 23वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? अब बेटा ये क्वेश्चन तो पिछली बार भी आपने देखा था कि राजस्थान, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 24वें का ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों को आप लोग कमेंट करके बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से फतेहपुर से संबंधित है, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती या कोई नहीं। तो ध्यान रखना महोबा संबंधित है, अर्थात 25वें का ऑप्शन क्या रहा? 25वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। तो ये सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताओ बेटा। अहमदाबाद में, लखनऊ में है, दिल्ली में है या मुंबई में या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा जिन लोगों ने जवाब दिया कि इसका मुख्यालय लखनऊ में, तो बिल्कुल सही जवाब पहले का ऑप्शन हो जाता है लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 20 सही हो गया। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका मकसद सिलेक्शन लेना है तो यूपी जीके के बारे में 1000 क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। अगर आप इस सेशन से जुड़ते हैं तो 1000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और भविष्य में आने की संभावनाएं ज्यादा है, मॉक टेस्ट भी हैं। अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पीडीएफ टाइप कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ थोड़ी सी मैंने वैल्यूबल रखी हुई है, 49 रुपीज में एक साथ कंप्लीट पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप अवेल कर सकते हैं, वरना कोई इच्छा नहीं। क्लासेस तो आप लोगों की लाइव चलती रहेगी और डेली होगी, इससे जुड़ जाइएगा, दोस्तों तक इसको भेज दीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आगरा किस नदी के तट पे है? आगरा गंगा नदी के तट पे, ताप्ती पे, लूनी में या यमुना नदी पे? देखो आगरा, जब आगरा में हम लोग ताजमहल घूमने जाते हैं तो उसका सेकंड गेट की तरफ जब देखेंगे तो उसके जस्ट आगे यमुना नदी का प्रवाह है। अर्थात आगरा किस नदी के तट पे? आगरा यमुना नदी के तट पे। सेकंड का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आप लोग बेटा अपने जवाब देते जाइए, किसके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो भी बता सकते हैं।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी गौरैया है, मोर है, तोता है, सारस है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस क्रेन है, अर्थात तीसरे ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु भारतीय चीता, हाथी, काला हिरन, दलदली हिरन, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारत का जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है उसको हम बारहसिंगा के नाम से जानते हैं, और बारहसिंगा को ही हम लोग स्वयं डियर या दलदली हिरन भी बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? चौथे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सहारनपुर है, सोनभद्र है, हापुड़ है, लखीमपुर खीरी है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बेटा आप कमेंट करके बता दीजिए बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? पांचवे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित की गई? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित की गई? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं? देखो इसकी जो राजधानी थी सबसे पहले इलाहाबाद थी। इलाहाबाद को वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय में न्यायिक राजधानी है। लेकिन जो प्रशासनिक राजधानी थी पहले इसको इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर किया गया, और लखनऊ में आंशिक तौर पर प्रारंभ की शिफ्टिंग हुई। इसके बाद पूर्ण रूप से लखनऊ बनता है, अर्थात यहाँ का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। सिक्स का ऑप्शन नंबर सी कहाँ स्थानांतरित हुई? लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय कानपुर में है, आगरा में है, लखनऊ में, वाराणसी में, ये इनमें से कोई नहीं? आप लोग बेटा जो लोग जुड़े हो ऑप्शन ऐसे बता सकते हैं, 7 का ए सही है, 7 का बी, 7 का सी, 7 का डी, या 7 का ई सही है, ताकि हमें भी जानने में आसानी हो कि ए बी सी डी की जगह ये जो ऑप्शंस बता रहे हैं वो ज्यादा सही होंगे, और कौन कौन से ऑप्शन आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है इसका जो कार्यालय है, पंजीकृत कार्यालय, ये लखनऊ में स्थित है, अर्थात 7th का ऑप्शन क्या रहा? 7th का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी द नेम मेरठ इज लाइकली डेरिव्ड फ्रॉम माया राष्ट्र मायास डॉटर मंदोदरी वाज मैरिड टू विच फिगर ऑफ रामायण? हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार मेरठ का नाम माया राज से लिया गया है, और माया की जो बेटी थी मंदोदरी उसका विवाह रामायण के किस कैरेक्टर से हुआ है? आपको पता होगा मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन दशरथ, भीमसेन, लक्ष्मण, रावण ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, अर्थात 8th का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज वाज देयर बर्थ प्लेस इन उत्तर प्रदेश इज इनकरेक्ट? पंडित रविशंकर जी का जन्म स्थान वाराणसी है, ये बात सत्य है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुजफ्फरनगर, ये भी सही। सौरभ शुक्ला का जन्म गोरखपुर में, मुजफ्फर अली का प्रयागराज में, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, अर्थात 9th का ऑप्शन क्या रहा? डी बिल्कुल सही हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें पहचान किसकी करनी है? इनकरेक्ट ऑप्शंस की। आप लोग बेटा इसका कमेंट जल्दी बताते रहिए आपके लिए क्या सही है वो सही। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट सुल्तानपुर? सुल्तानपुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका पुराना नाम मीशापुर था, ये तो आपको पता है कि इसका पुराना नाम मीशापुर नहीं था। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय अयोध्या एंड अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट इन साउथ। देखो सुल्तानपुर जो है अयोध्या और अंबेडकर नगर से घिरा हुआ है, लेकिन साउथ में नहीं, ईस्ट में घिरा हुआ है, अर्थात ये भी सेकंड नंबर भी गलत हो गया। थर्ड पूरा है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड, यहाँ पे सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है, ये बात सत्य है, अर्थात केवल 3 सत्य है। ए में लिखा है ए एंड बी, ओनली 1, ए 1 2 3 4, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ओनली 3, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? डी बिल्कुल सही जो। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया जाता है? उत्तर प्रदेश का नेशनल सिंबल तो आपको पता ही है कि एक गोल चक्र होता है, इसके अंदर धनुष बाढ़ दिया गया, 2 मछलियों का चिन्ह अंकित है, साथ ही साथ इसमें गंगा यमुना का संगम दिखाया जाता है, टाइगर और डियर नहीं है,
ब्रो एंड एरो विद देयर पेयर ऑफ फिश, ये ऑप्शन सही है। अशोक का ट्री भी नहीं है, आ पेयर ऑफ बुल्स एंड लोटस भी नहीं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है 11वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है। सोनभद्र की सीमा की चर्चा करें तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, जिनकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिल्कुल सही जवाब। हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है, अर्थात ए और बी दोनों होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया बोथ ए एंड बी, अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बेटा ध्यान देना, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श कौन करता है? आपको पता ही हो गया होगा कि सोनभद्र स्पर्श करता है, अभी हम लोगों ने चर्चा की, अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जा रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ध्यान से देना और अच्छा से समझना क्वेश्चन के बारे में। सबसे अच्छी खासियत क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दो। गौतम बुद्ध का जन्म किस जिले के अंतर्गत होता है? अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म पिपनी ग्राम में हुआ, जो कि नेपाल में स्थित है। यहाँ अयोध्या दिया गया, गाजीपुर दिया गया, गोरखपुर दिया गया, सारण महाराजगंज दिया गया, तो ये सभी ऑप्शन तो गलत हो गए, अर्थात इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर सही हो गया। 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प को हम लोग पलाश नाम से जानते हैं और इसी को ही हम लोग फायर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, अर्थात जंगल की आग नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो आग के समान होता है। अर्थात यहाँ क्या कमल ऑप्शन गलत है, बकुल मल्लिका गलत, गुलाब गलत, पलाश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। 15वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, ध्यान दो, भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है? अच्छा, 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन तो सबको याद होगा। इसके साथ याद रखना, ये नैनी के साथ साथ मिर्जापुर से भी होकर गुजरती है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा? यहाँ पे गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर ना होकर मिर्जापुर हुआ। 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों से मेल खाता है? बेमेल है, अर्थात मेल नहीं खा रहा है। राजकीय वृक्ष अशोक बिल्कुल सही, राजकीय पक्षी सारस या क्रेन सही, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु नील गाय ना होके 12 सिंगा होने लगा है, अर्थात हमें अपना सही ऑप्शन मिल गया 17वें का ऑप्शन नंबर डी, जिसपे हमें टिक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? गोमती नदी के तट पे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है? गोमती नदी के तट पे लखनऊ भी स्थित है, लखीमपुर खीरी भी स्थित है, अयोध्या नहीं स्थित है, जौनपुर स्थित है, अर्थात ऑप्शन समय मिल गया 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? हरियाणा से नहीं लगती, गाजियाबाद की लगती है, गौतम बुद्ध नगर की लगती है, सहारनपुर की लगती है, बुलंदशहर की नहीं लगती, ये अलग डिस्टेंस में, अर्थात 19वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के में प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? यूपी के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन हल का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? भारत का उत्तर प्रदेश ही राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, अर्थात 21वें का ऑप्शन क्या रहा? डी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, श्री मनोज सिन्हा को 2020 में किस संघराज्य प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया था? अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2025 से होगा, 2026 होगा, लेकिन यहाँ पे चर्चा 2020 की दी गई है। 2020 में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था, अर्थात 22वें का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चाहिए जहां पे यूपी जीके केवल होगा, तो आप लोगों को लिए बेटा करंट टाइम में ओनली 49 रुपीज में आपको बैच पूरा मिल जाएगा, जहां पे आपके पास पीडीएफ होगी, साथ सारी जो क्लासेस हो रही है ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, और ये सारी क्लासेस आप लोगों को एक्सप्लेन वर्जन में मिलेंगी और अच्छे से एक्सप्लेन जिसमें किया जाएगा डिटेल वर्जन के साथ। केवल फीस 49 रुपीज के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ने की इच्छा करती है तो ले लीजिएगा ये पीडीएफ,
इस पीडीएफ से आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। केवल आपको खोलना है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, अर्थात 23वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शहर को खिलौनों का शहर कहते हैं? खिलौनों के शहर के नाम से हम लोग ग्रेटर नोएडा को जानते हैं, अर्थात यहाँ पे गाजियाबाद नहीं, कानपुर नहीं, नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा ऑप्शन सही हो गया। 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश बनाती है, केवल एक राज्य उसके साथ सीमा बनाता है, अर्थात 25वें का ऑप्शन क्या? 25वें का ऑप्शन नंबर डी। और जो राज्य सीमा बनाता है उसको हम लोग सोनभद्र के नाम। 4 ऑप्शन दिया है, 70.64, 65.7, 68.8, 72.9 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक चीज बेटा चलो ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कृषि और किसान कल्याण विभाग के पास। किसके पास बेटा चलना पड़ेगा अपने को? अपने चलना पड़ेगा कृषि व कल्याण विभाग के पास। और इस विभाग ने लास्ट जो रिपोर्ट निकाली थी वो 2022 में निकाली थी। 2024 की रिपोर्ट आनी जो 2025 में आपको मिलेगी, अभी तक नहीं मिली। और इसने उसमें बताया था कि भारत की जो कृषि हो रही, जो भारत में उत्तर प्रदेश की कृषि हो रही, खासतौर से यूपी की चर्चा करें तो इसमें जो शुद्ध बुआई का क्षेत्र है, किसका बेटा? शुद्ध बुआई का क्षेत्र है, ये 66.9% है। खेती योग्य भूमि की चर्चा करें उसका बेटा है 75.8%। खेती योग्य भाग कितना है? जहां पे खेती की जा सकती है वो है 75.8, लेकिन बुआई किस पे की जाती है? 66.9% पे। और जो वन क्षेत्र है भारत में, भारत के क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्र की चर्चा करेंगे वो 6.68% है लगभग में। यहां बेटा निम्नलिखित में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन आपको कौन सा टिक करना पड़ा? अच्छा इसमें नंबर नहीं लिखे गए, चलो कोई नहीं बेटा, नंबर यहाँ पे आप ऐसे डाल लीजिए। इस प्रश्न का बेटा नंबर हुआ फर्स्ट और इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, और सही ऑप्शन होगा 75.8%। भूभाग पे कृषि की जाती है, कृषि की जाने वाली भाग का जो क्षेत्रफल है वो बेटा ये भी गलत हो गया, जो मैंने बताया ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका बेटा सही ऑप्शन होगा 66.9% भाग पे खेती की जाती है। 66.9% भाग पे खेती योग्य भूमि की चर्चा कर ले तो वो है 75.8। वन क्षेत्र कितना है? 6.68%। एक बार बेटा डाटा देख लो। भूमि उपयोग का प्रकार क्या है? शुद्ध बुआई क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं वो है 66.89% लगभग, 66.9 भी आप लिखा जा सकता है। खेती योग्य भूमि की चर्चा करें वो है 75.58%, 75.8%। और वन क्षेत्रों की चर्चा करें तो वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र तो आपको कंफर्म हो गया ना कि वन क्षेत्र 6.68। ये टोटल 100% भूमि का ज्योग्राफिकल विभाजन है, किसके द्वारा जारी किया गया? कृषि व कल्याण विभाग के आंकड़े हैं 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश की। फिर चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादक फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश में तिल का उत्पादन ज्यादा होता है, दलहन का, ज्वार का या जौ का? जल्दी से बेटा कमेंट करो। जिन लोगों का भी लेखपाल का एग्जाम है, कनिष्क सहायक का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम है, या उत्तर प्रदेश में आप यूपी SSSC के अंतर्गत कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, यूपी पुलिस का एग्जाम्स हो, सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में एक फसल है जिसको जौ नाम से जानते हैं, इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में इतना उत्पादन होता है कि भारत में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जौ का। और साथ ही साथ याद रखना तिल और दलहन जो हो गया, ये चीजें हो गई, ये सारी की सारी मौसमी फसलें हैं। दलहन में बहुत कम उपज का बहुत ही कम भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, ज्यादातर हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो ज्वार फसल है, ज्वार एक खरीफ की फसल है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? जौ का होता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सत्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं, थोड़ी देर डिटेलिंग देख लो। जौ जिसको हम लोग बार्ली के नाम से जानते हैं, रबी की एक मुख्य फसल है और इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में तिल, दलहन और ज्वार की तुलना में सबसे अधिक होता है। जौ उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तिल की चर्चा करें, खरीफ और रबी दोनों की फसलों में उगाया जाता है। दलहन एक वर्ग है, हालांकि कुछ दलहन उत्पादन में जौ के उत्पादन से कम होता है। ज्वार की चर्चा करें, खरीफ का एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसका उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में अन्य फसलों की तुलना में इसका कम होता है। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गए, सबसे ज्यादा जौ। फिर चर्चा करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? अब बेटा चावल के उत्पादन से आपको एक क्वेश्चन याद हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा किसे कहते हैं? किसको बेटा?
उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा किसे कहते हैं? जहां ही आपको इसका जवाब आ जाए तो उत्तर प्रदेश में धान के कटोरे को हम लोग चंदौली क्षेत्र में कहते हैं। यहाँ पे तो चंदौली नहीं है, न झांसी है, वाराणसी है, शाहजहांपुर है, बागपत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उसमें ध्यान रखना बेटा, चंदौली को उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा कहते हैं। इसी के साथ ही साथ बेटा कुछ पॉइंट्स और याद रखना, चंदौली के बाद जो आता है वो आता है आजमगढ़, चंदौली के बाद बेटा आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद लखीमपुर खीरी और फिर उसके बाद गोरखपुर। इसमें से बेटा कोई ऑप्शन नहीं है वो अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, योजनाओं के बारे में बताया था, योजना ही नहीं प्रारंभ हो रही है। चलो उत्पादक राज्यों के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पे होता है, ये बेटा बताओ। देखो मूंगफली के लिए क्या चाहिए, मूंगफली के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं चाहिए, परंतु इसको रेतीली जमीन चाहिए। अब ये जमीन कहां पे ज्यादा मिल जाएगी? अगर आप उत्तर प्रदेश में मृदा का चैप्टर पढ़ा होगा तो मृदा के चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसके लिए सबसे ज्यादा उपज, सबसे अच्छी जो भूमि है वो झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र की भूमि है। कहां बेटा? झांसी के बुंदेलखंड क्षेत्र की भूमि, अर्थात यहां कोई ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी झांसी हमारा सही हो गया। इस पर टिक लगाते हैं, अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित, यह मूंगफली और तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पे कम वर्षा और बालुई मिट्टी वाली जो भौगोलिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वे बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई? हाँ की गई है उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना, जल्दी से बेटा बताओ कहां पे की गई है। अब बेटा ध्यान रखना, अगर खाद्य पार्क की चर्चा करें तो मुख्य तौर से बेटा हमारे यहाँ 5 मेजर खाद्य पार्क हैं। कौन कौन से? पहला बेटा जो है वो मेगा फूड पार्क, बेटा लिख लो सबको, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, और ये है बरेली में स्थित। दूसरा चर्चा करें तो दूसरा है वाराणसी में, कहां बेटा? वाराणसी में। जो तीसरा है वो मथुरा में है, मथुरा को हम लोग नंदवंद मेगा फूड पार्क के नाम से जानते हैं। चौथा है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे, ये कहां है? यमुना एक्सप्रेसवे ए पर, जिसको हम लोग ग्रेटर नोएडा क्षेत्र बोलते हैं। और जो पांचवा है उसमें बेटा अभी काम चल रहा है, जैसे बाराबंकी, खैरेश्वर और बागपत शामिल है। ये फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर है। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक ही ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा का, जिसको हम लोग लगा सकते हैं ना मेरठ में, गाजियाबाद में, ना लखनऊ में, अर्थात ऑप्शंस क्या, हमारा सी नंबर यहाँ पे सही हो गया। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मेगा फूड पार्क बरेली की चर्चा करें, इसको बड़े ही नाम से जानते हैं, यह सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा फूड पार्क है। इसका बेटा क्षेत्रफल कितना है? 247.60 वर्ग एकड़। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को एकीकृत व बुनियादी ढांचा बनाने के लिए। करखियांग की चर्चा करें जो वाराणसी में है, ये बेटा पार्ले एग्रो जैसी कंपनियां यहाँ पे बड़ी हैं। नंदवन मेगा फूड पार्क की चर्चा करें जो मथुरा में है, छाता बनारसा रोड पे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए, और इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी। इसके साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पतंजलि फूड और हर्बल पार्क है, और इसमें लुल्लू समूह भी शामिल है, लुल्लू मॉल जहां पे वो उसका भी बेटा फूड पार्क यहीं पे शामिल है। अन्य एग्रो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की चर्चा करें तो बाराबंकी, खेमेश्वर, बरहड़, चित्रकूट ये क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस केवल एक ही मिल गया। मैं नोएडा, तो नोएडा पर टिक लगाते हैं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत तक ऋण दे सकती हैं? अब बेटा यहाँ से योजनाएं प्रारंभ हो रही हैं। वही है कि बेटा देखो पहले सेशन छोटे थे, शॉर्ट आए, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब बेटा ध्यान रखो, प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत तक का ऋण अर्थात ब्याज दे सकती हैं? बेटा ध्यान रखो, ऋण की कीमत होगी बेटा 3 लाख तक की, और ये 3 लाख की कीमत 7% के इंटरेस्ट पे दी जाएगी। अगर किसान इसको समय पे पे कर देता है तो 2% इसमें केंद्र सरकार दे देगी, और 3% टाइम पे वापसी की इस प्रोत्साहन में कम हो जाएंगे, अर्थात उसके पास फाइनल अमाउंट बचता है 2% का। अगर वो समय पे पे करता है तो नहीं करेगा तो उसको देना पड़ेगा 7%, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 अभी सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या रहा बेटा? 7%। ये सारे ऑप्शन यहाँ से मिटा दो, ये सब के सब गलत होंगे, हमें इतना भरोसा हो गया। उत्तर प्रदेश के नवीनतम सहकारी और कृषि ऋण योजनाओं के अनुसार अल्पकालिक फसली ऋण पर किसानों को प्रभावी ब्याजी दर इस प्रकार है।
केंद्र सरकार 7%, प्रारंभिक ब्याज लगभग 7% पर होता है। केंद्र सरकार की ब्याज में छूट और किसान ने अन्य छूट 2% की देती है, इससे प्रभावी दर 5% हो जाती है। समय पे पुनर्भुगतान करने के अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलता है जो 3% का मिलता है, अर्थात टोटल जाके उसको 2% ईयरली जाके पड़ता है। लेकिन अभी हम प्रभावी रूप से कितना मानेंगे, 7%। नहीं दिया तब बात क्या लगे। राज्य में सहकारी कानून कब से बना, अब बेटा जल्दी बताओ, सहकारी कानून कब से बना। सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, ये जो सहकारी कानून का क्या है, सहकारी कानून के गठन, पंजीकरण, प्रबंधन इत्यादि का ढांचा कब तैयार हुआ और किसके तहत तैयार हुआ, इन पॉइंट्स के बारे में बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक बड़ा नियम है उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965। क्या बेटा, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, बेटा जल्दी लिखते जाओ, सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत इसका गठन होता है, अर्थात 1965 में इसका गठन हो गया। अब बेटा डेट क्या थी उस दिन, और ये लागू कब से होता है, ये लागू होता है 24 मार्च 1966 से। ये बेटा इसके लागू होने की तारीख लिखा है। ये बना कब, ये बनता तो 1965 में, परंतु लागू कब होता है, लागू होता है 24 मार्च 1966 को। अब बेटा इसी के साथ साथ ध्यान रखना ये डाटा और भी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सहकारी समितियों का नियंत्रण करने वाला कानून उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 और ये लागू होता है 24 मार्च 1966 को। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों के गठन एवं उनके पंजीकरण, प्रबंधन व संचालन से संबंधित कानून बनाता है। हमारा ऑप्शन क्या रहा, 1965 सही हो गया। और ये लागू कब से होता है, ये होता है 24 मार्च 1966 से लागू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से लागू की गई। अच्छा, किसान बही योजना है क्या, आप लोगों ने एक बही खाता सुना होगा कि बही खाता होता है। अब ये बही योजना क्या है, अब बेटा देखो, जैसे किसान है, किसान को भूमि की एक प्रमाणित रिकॉर्ड दिया जाता है, सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है और ये उपलब्ध कराना होता है, यही बही कहलाता है। इस योजना की चालू करें तो ये 1992 से प्रारंभ होती है और ये प्रमाण पत्र जारी कौन करता है, ये प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी करते हैं, कानून को हस्ताक्षर करते हैं। अर्थात ऑप्शन क्या रहा यहाँ पे 1992, हमारा ऑप्शन सही हो गया। किसान बही योजना क्या है, लागू होता है 1992 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि का प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध कराना। यह एक पासबुक होती है जिसे किसान बही कहा जाता है। इस बही में किसान की कुल खेती योग्य भूमि, भू राजस्व व अन्य विवरण दिया जाता है। साथ ही साथ इसको जारी करते हैं तहसीलदार और कानून के हस्ताक्षर के बाद तहसील कार्यालय द्वारा जारी होता है। मात्र क्या, किसानों के लिए भूमि स्वामित्व का एक आधिकारिक प्रमाण है। ये खेती योग्य जमीन की खरीद विक्रय के लिए आवश्यक है। किसानों को ऋण देना, लोन देना व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर बेटा ध्यान रखना कहां पे हो, 1992, जो कि आपको याद ही हो गया। अगला प्रश्न पूछते हैं जो पूछ रहा है, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब बना। भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या है, अभी तक क्या था, किसान भाई सारे डॉक्यूमेंट्स मैनुअल रूप से होते थे, अब इनको मैनुअल की जगह ऑनलाइन किया जा रहा है। और ये प्रारंभ कब से होता है, इसकी शुरुआत बेटा होती है अगस्त 2008 से इसकी शुरुआत होती है। साथ ही साथ ध्यान रखना इसकी शुरुआत कब से हुई, 2008 से 2016 में इसका नाम बदल गया। वर्तमान समय में इसका नाम है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। पढ़ लेते बेटा एक बार डिटेल से। ऑप्शन यहाँ कह रहा अगस्त 2008 है, अर्थात 8 और 9 का वित्त वर्ष हो गया। ये पॉइंट से बेटा आपको कंफर्म हो गया होगा। यहाँ बेटा ध्यान रखो, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008 में होती है। इसमें NLRMP भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण व तथा भूमि अभिलेखों के अध्ययन की 2 पिछली केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था। साथ ही साथ इसका 2016 में नाम बदल जाता है, नया नाम पड़ता है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसका नाम रख दिया गया। अब इसमें किया क्या जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में। मालिक की गारंटी प्रश्न है बेटा, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कब से चलाई जा रही है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना अगस्त 2004, जून 2004, जुलाई 2004 या सितंबर 2004 या इसमें ई नंबर और ऑप्शन जोड़ लो बेटा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस वर्ष से चलाई जा रही है, इसका बेटा आपको जवाब देना है और जल्दी से बेटा जवाब देना। एक चीज बेटा ध्यान रखना, ये जो कृषक जीवन दुर्घटना बीमा योजना चलाई गई, इसका बेटा अगर पूर्ण नाम आपसे पूछ ले तो इसका पूर्ण नाम है
मुख्यमंत्री, मेरा पूर्ण नाम ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और बेटा ये जो योजना प्रारंभ होती है, ये योजना प्रारंभ होती है 14 सितंबर 2019 से, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। प्रारंभ होने की डेट याद रखना 14 सितंबर 2019। इसमें किया क्या जाएगा, खेती के कार्यों के दौरान या किसी भी कार्य से अगर कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, उस दशा में 5 लाख तक का मदद आया आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना, जिससे पहले कृषक दुर्घटना बीमा के नाम से जाना जाता था, वर्ष 14 सितंबर 2019 से प्रभावी है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से दुर्घटनावश मृत्यु या आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग की स्थिति में 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। अब बेटा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न बेटा पूछना चाहता है, ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1950, 1954, 1987, 1967 या इनमें से कोई नहीं। चकबंदी कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ, जल्दी से बेटा कमेंट करो। आप लोगों में से जो सही जवाब देगा उसके जवाब को मैं पिन करने वाला हूं। चकबंदी कार्यक्रम की शुरुआत की चर्चा करें तो बेटा ध्यान रखना, ये जो चकबंदी प्रारंभ, ये उत्तर प्रदेश, बेटा एक योजना का नाम रखना, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के तहत इसका जोत चकबंदी अधिनियम, और ये लागू, इसको पारित कब किया, इसको पारित किया गया था 1953 में। और इसकी स्वीकृति कब मिलती है, इसकी स्वीकृति जाके मिलती है 1954 में, अर्थात 1954 से पूर्णतः लागू होता है। अगर यही प्रश्न थोड़ा सा अपडेट करता, एक और अपडेट करता कि राज्यव्यापी तौर पे संपूर्ण राज्य में चकबंदी कब से लागू हुई, तब ध्यान रखना संपूर्ण राज्य में 1958 से लागू होती है। 1954 से लागू हुई, परंतु ये संपूर्ण राज्य में लागू नहीं हो सकी, संपूर्ण राज्य में 1958 से लागू होती है। तो प्रश्न अगर पूछ लेता उत्तर प्रदेश में संपूर्ण राज्य में चकबंदी कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई, तो 1958 डेट सही करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न कैसा पूछा जाता है उस आधार पर हमें डेट के साथ छेड़छाड़ भी करनी पड़ेगी। ध्यान देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम 1953 के तहत प्रारंभ किया गया। अधिनियम पारित होता है 1953 में, लागू होता है, शुरुआत होती है 1954 से। सुल्तानपुर के जिला मुसाफिर खाना तहसील से सबसे पहले, जो और कैराना तहसील मुजफ्फरनगर की यहां से प्रारंभ होती है। 1958 में संपूर्ण देश में संपूर्ण तौर से पूर्णतः लागू हो जाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत प्रदेश में कब से लागू होता है। आम आदमी बीमा योजना के बारे में बेटा बताओ, ये 2000 से लागू हुई, 2005 से, 2008 से या 2010 से। हाँ बेटा चलो इस प्रश्न को ई नंबर बेटा और लिख लो, जो मैं शायद इसमें भी लिखना भूल गया। इनमें से कोई नहीं, हमेशा 5 ही ऑप्शन पूछे जाएंगे और ई नंबर इनमें से कोई नहीं ही होगा। अब बेटा आम आदमी बीमा योजना जो है ये लागू होती है बेटा 1 नवंबर सन 2008 से। इसका बेटा उद्देश्य क्या था, उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन किसान हैं, कौन बेटा, भूमिहीन परिवार हैं, कृषक भूमिहीन परिवार हैं, उनके लिए यह योजना लाई गई। यह योजना केंद्र सरकार ने 2007 में एक योजना प्रारंभ की थी, उसी का उत्तर प्रदेश में लागू होती है। साथ ही साथ भूमिहीन किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, इसमें नोडल अधिकारी क्या मतलब, राजस्व विभाग के तहत जारी की जाती है। प्रारंभ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से 2008-9 में लागू किया गया। 1 नवंबर 2008 से भूमिहीन किसानों के लिए प्रारंभ या लागू हो गई। अगला प्रश्न बेटा पूछ रहा है, आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का योगदान होता है। क्या बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपदा राहत निधि में केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है। केंद्र सरकार 50% देती है, 75% देती है, 90% देती है या 25, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए बेटा एक बात याद रखना, डिपेंड करता है आपका राज्य कैसा है। जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी में आता है, तो सामान्य श्रेणी में सेंट्रल गवर्नमेंट CG जो है वो 75% देती है
और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 25% देती है। अगर यही विशेषकर राज्य हो जाए, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गए, इन राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देती है और स्टेट गवर्नमेंट जो इनकी है वो 10% देती है। भारत के क्षेत्र में अर्थात भारत में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब चर्चा करेंगे तो मात्र केंद्र सरकार 75% दे रही होगी, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। एक बार देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में राहत निधि के संबंध में केंद्र सरकार दो अलग अलग निधियों के बारे में माध्यम होता है, एक राज्य आपदा मोचन, राष्ट्रीय आपदा मोचन। राष्ट्रीय आपदा मोचन में क्या देगी, ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की है। राज्य आपदा मोचन क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। अब इसको बेटा ध्यान से समझो किस तरह से इसमें धन का बंटवारा होता है। जो सामान्य श्रेणी के राज्य, उत्तर प्रदेश भी यही लागू होता है, इसमें 75% केंद्र सरकार का, 25% राज्य सरकार का। जो विशेष राज्य उनमें 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। आपदा आने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब से लागू हुआ? अच्छा, सीलिंग कानून जो लागू हुआ इसके लिए अधिनियम कौन सा बना? सबसे पहले अधिनियम पे चर्चा करते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। एक बार ऑप्शन देख लो, 1950, 1960, 1970, 1980। जल्दी से बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो जवाब दो। इसके अधिनियम को बेटा अगर पढ़ेंगे तो ध्यान रखना बेटा, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिकतम, बेटा ये ऑप्शन लिख लेना क्या है, जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के तहत ये लागू होती है। अर्थात ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर तो यहाँ 1960 है। इसमें है क्या, इसमें ये एक कृषक परिवार के पास 15 एकड़ से अधिक भूमि या जोत योग भूमि नहीं हो सकती। अगर होती है उस दशा में अधिकतम जो मैक्स अपर भूमि होगी उसको सरकार ले लेगी और उसका बंटवारा अलग लोगों में कर देगी। इससे क्या रहेगा कि भूमि का समान रूप से बंटवारा होगा और किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा धन नहीं हो मतलब जमीन नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में भूमि पर सीलिंग कानून अर्थात अधिकतम जोत सीमा निर्धारित करने वाला कानून वर्ष 1961 से लागू होता है। इसका आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 रखा गया। साथ ही साथ भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना एक परिवार या व्यक्ति द्वारा रखी जा सकने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा है। ये सीमा वर्तमान समय में 15 एकड़ भूमि है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शन नंबर भी आपका कंफर्म हो गया। कब से लागू होता है, ये 1961 से लागू होता है, बना का बना 1960 में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर ध्यान देते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित हुआ? ये बेटा पारित हुआ था 1950 से। और ये लागू कब से हुआ, इसको बेटा लागू करने की भी डेट याद रखना। ये लागू हुई थी 24 जनवरी सन 1951 से ये लागू होता है। इसमें एक बार चेंजेस भी किए गए और चेंजेस करके न्यू जो परिवर्तन डेट थी वो थी 1 जुलाई 1952। ये डेट्स इसके लिए ध्यान रखना। ये बेटा एक चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद क्या हुआ, 1 जुलाई 1952। यहाँ पे कब पारित हुआ, पारित होता है 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत पारित किया जाता है। पारित करने के बाद इसमें यूपी एक्ट नंबर 1 ऑफ 1951 रहता है। राष्ट्रपति जी स्वीकृति करते हैं 24 जनवरी 1951 अर्थात इस दिन से ये लागू हो जाता है। परंतु इसमें एक बार परिवर्तन किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, वो पब्लिश होती है 1 जुलाई 1952 को परिवर्तन के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के जैनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब प्रारंभ होती है? जल्दी बेटा बताओ, जैनेश्वर मिश्र ग्राम परियोजना कब लागू होती है? इसका बेटा एम क्या है, इसका उद्देश्य है गांवों को पूर्ण रूप से विकसित करना। मतलब गांव में सड़क का निर्माण करना, गांव में जल के लिए नलकूप लगवाना, बिजली की व्यवस्था करना। जैनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब से लागू होती है? इसके लिए बेटा जल्दी से जवाब देना कि ये कब से प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही जवाब बेटा, क्या है सही जवाब? इसकी बेटा सही जवाब है 2012 से। वित्त वर्ष 2012-13 में ये प्रारंभ होती है। हम लोग 2012 अगस्त 2012 प्रारंभ होती है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शंस हो गया इस क्वेश्चन का सी नंबर बिल्कुल सही। आप लोग बेटा कितने कितने प्रश्न सही जा रहे हैं जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करके बताते रहो। मैं आपके लगातार कमेंट्स पढ़ रहा हूं और एक एक के कमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, तो 2-4 क्वेश्चन
उत्पादन से संबंधित, 2-4 क्वेश्चंस जिले से संबंधित, और इस तरह से मिक्स करके आज का क्वेश्चन बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है बेटा? इसके लिए याद रखो, सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है मुजफ्फरनगर में। कहाँ बेटा? मुजफ्फरनगर में। इसके बाद ध्यान रखना, मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ आता है, मेरठ के बाद बेटा सहारनपुर आता है, और सहारनपुर के बाद लखीमपुर खीरी आता है। ये बेटा इनका क्रम है, और इसी क्रम में याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है जिसको ध्यान देना पड़ेगा, और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन गोरखपुर में होता है, आगरा में होता है, कानपुर में होता है, या मथुरा में? इसको बेटा 2-4 नाम याद रख लो। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन बेटा आगरा में होता है। आगरा के बाद अगर आपसे पूछ ले तब बेटा मथुरा में होता है। मथुरा के बाद भी पूछ ले तब कहाँ पे होता है? एटा में। इस तरह से बेटा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यहाँ पे आगरा दिखा है तो आगरा ऑप्शन सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दो, पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया गया? पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया गया? इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखना। अगर डिटेल से देखे जाए पुष्प नीलामी केंद्र के बारे में, तो पुष्प नीलामी केंद्र कई जगह पे हैं। उसमें से सबसे ज्यादा अगर भारत की चर्चा करें, भारत में सबसे बड़ा पुष्प नीलामी केंद्र तमिलनाडु में है। कहाँ बेटा? तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे जो है वो है लखनऊ में है, और एक प्रस्तावित है जो नया बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। ये कहाँ? ये नोएडा में बनाया जा रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कहाँ बनाया जा रहा है, इसलिए लगाएंगे नोएडा पे ऑप्शन। अगर प्रश्न होता कहाँ बना हुआ है तब लगाते लखनऊ। तो शब्दों पे ध्यान देना, क्या शब्द पूछ रहा है उसी आधार पे आप जवाब देना। ये बेटा आज का सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा आप लाइक, शेयर और कमेंट करके दोस्तों के साथ बताइएगा। साथ ही साथ इसमें एक बटन आ रही है हाइप की, तो हाइप भी कर दीजिएगा। इस तरह से हम लोग इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा पाएंगे। यूपीजी के 50,000 क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूं, जिसको मैं 20 तारीख के लिए बता रहा था। हो सकता है 20 तारीख तक ये आपको मिल जाए। उत्तर प्रदेश के जीके जीएस के 50,000 क्वेश्चन, यूपीजी के 1,000 क्वेश्चन है जो कि आपके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, या मेरे नंबर 9889057003 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यूपीजी के 1,000 क्वेश्चन ये हो गया जीके यूपीजी के। और किसके बारे में चर्चा थी? हिंदी के बेटा 5,000 क्वेश्चन की सीरीज पे भी अभी काम चल रहा है। ये सीरीज जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आपके समक्ष। स्टार्ट होने मतलब ये आपको क्वेश्चंस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, पर इसकी पीडीएफ में थोड़ा सा समय और लगेगा। अगर फिर भी आपको ये भी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ बैचेस भी हैं, अगर आप वो परचेस करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी मदद हो जाएगी, टेक्निकल नहीं इकोनॉमिकल तौर पे। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, और देखना मत भूलिएगा हमारा नया शो अवार्ड सीरीज। धन्यवाद।